कहानी एक जादुई दुनिया में शुरू होती है जहां 9 प्रजातियां एक साथ रहती हैं, जिनमें बीस्ट फोक, जानवर इंसान, बौने, ड्वार्व्स, ओनी फोक, राक्षस, डीमनकिन, एल्व्स, डार्क एल्व्स, ड्रैगन्यूट्स, सेंटोर्स और अंत में इंसान शामिल हैं। उनमें से एक लाइट नाम का नया एडवेंचरर, रूकिया साहसी है। अपने परिवार को कठिनाई से बाहर निकालने की उम्मीद से प्रेरित होकर हमारा नायक अपने गांव को अलविदा कहता है और शक्ति और समृद्धि की तलाश में एक खोज पर निकल पड़ता है। जब वो अंततः ग्रैंड सिटी पहुंचता है तो उसे भेदभाव की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग सिर्फ इंसान होने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ वो एक एडवेंचरर के रूप में पंजीकरण करने के लिए गिल्ड में जाता है और उसे F रैंक दी जाती है, क्योंकि यह उसका पहला दिन है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या उसके पास कोई विशेष कौशल स्किल है, और लाइट का चेहरा चमक उठता है क्योंकि वो गर्व से हाँ कहता है। ये अनलिमिटेड गाचा नाम की कोई चीज़ है। उत्सुक होकर लड़की उससे इसे समझाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था, लेकिन लाइट जोर देकर कहता है कि इसे इस्तेमाल करके दिखाना ज़्यादा आसान होगा। वो अपना गाचा डिवाइस निकालता है और उसे दबाता है, जिससे उसकी आंखों के सामने एक कार्ड बन जाता है। गर्व से मुस्कुराते हुए लाइट समझाता है कि कार्ड पर जो कुछ भी है उसे समन बुलाया किया जा सकता है, लेकिन उसका उत्साह तब जल्दी खत्म हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि पहला कार्ड सिर्फ एक मुड़ा हुआ कांटा फॉर्क है। शर्मिंदा होकर वो ये कहकर इसे टाल देता है कि ये सिर्फ एक विफलता थी और फिर से कोशिश करता है, लेकिन किसी उपयोगी चीज़ के बजाय सड़े हुए सेब और फफूंदी लगी ब्रेड जैसे और भी बेकार कबाड़ बाहर निकलते हैं। वो जोर देकर कहता है कि ये आमतौर पर इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन लड़की अब इससे ऊब चुकी है और बिना कुछ कहे उसे उसका F रैंक कार्ड थमा देती है। अभी भी जोश में लाइट अपनी पहली खोज क्वेस्ट लेने के लिए दौड़ता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बुलेटिन बोर्ड की ओर इशारा करती है, लेकिन समस्या ये है कि वो पढ़ नहीं सकता। इस दुनिया में ये कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंसान मुश्किल से ही अक्षर पहचानते हैं। शुक्र है वो उसकी मदद करती है और उसके लिए कुछ शुरुआती काम चुनती है। वे सभी कम पैसे वाले काम हैं, लेकिन लाइट को परवाह नहीं है, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है और दिन के अंत तक वो पूरी तरह से थक जाता है। उसने एक के बाद एक कई काम किए हैं और उस सारी मेहनत से उसे बमुश्किल एक सराय में एक रात रुकने लायक पैसे मिले हैं। फिर भी वो सकारात्मक रहने की कोशिश करता है और सोचता है कि अगर उसका गाचा कुछ खाने लायक निकाल दे तो उसका काम चल जाएगा। तभी अचानक बीस्ट फोक, जानवर इंसानों के गुंडों का एक समूह उससे टकराता है और ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे उनके कपड़े गंदे करने में उसी की गलती हो। इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता, वे उसका एक एक सिक्का छीन लेते हैं, यह कहते हुए कि इससे उनके कपड़े धोने का बिल पूरा हो जाएगा। लाइट उनसे पैसे वापस करने की विनती करता है, क्योंकि इसके बिना उसके पास रात के लिए बिस्तर भी नहीं होगा, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। उनमें से एक उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है, उसे सुअर के बाड़े में जाकर सोने के लिए कहता है और वे हंसते हुए चले जाते हैं। आसपास के लोग मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठाते। इसके बजाय वे मजाक उड़ाते हैं और उसे बेकार इंसान के कचरे के अलावा और कुछ नहीं कहते। ठीक उसी समय एक युवा महिला उसे उठाती है। फिर भी लाइट देखता है कि वो एक एल्फ है और वो हैरान रह जाता है। वो घबराकर उसे छूने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन महिला लाइट को आश्वस्त करती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लाइट समझ नहीं पाता कि एक एल्फ उस जैसे इंसान के प्रति दयालुता क्यों दिखाएगी, और वो महिला उसे गले तक लगा लेती है। दर्शक एक एल्फ को इंसान को छूते देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और लाइट पूरी तरह से अवाक है। इस एल्फ लड़की ने सिर्फ उसे पकड़ने के लिए अपने घुटने गंदे कर लिए, इसलिए उसे लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। महिला उसे आश्वस्त करती है कि वो सपना नहीं देख रहा है और उसके बाकी साथी अपना परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि वे कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के सदस्य हैं। यह उनके समूह का नाम है जो देवता द्वारा बनाई गई सभी 9 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। बीस्ट फोक अपना नाम गुरु बताता है और एल्फ साशा है। डियाब्लो नाम का एक दानव डीमनकिन, ओबेरो नाम का ओनी और ड्रैगो नाम का ड्रैगन्यूट भी है। फिर नैनो, बौना, सायन, डार्क एल्फ और सेंटोर आते हैं। ये कुल 8 सदस्य हुए। इसलिए पार्टी खुलासा करती है कि अब उन्हें अपना समूह पूरा करने के लिए सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत है। लाइट निशब्द रह जाता है, इसलिए वे स्पष्ट करते हैं कि एक समूह के रूप में उनका लक्ष्य बहुत सम्मानजनक है। वे दुनिया से नस्लवाद को मिटाना चाहते हैं और एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जहां हर प्रजाति समान स्तर पर हो, और वे चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने। लेकिन लाइट को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए समूह का नेता आगे आता है और वादा करता है कि उनकी हर बात सच है। और इस तरह लाइट खुशी से भरे दिल और चमकती आंखों के साथ उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ समय बाद लाइट पर विशाल सांप हमला कर देते हैं और उसे ड्रैगो द्वारा बचाया जाता है।
एक और प्राणी लगभग उस पर रेंगता हुआ आ जाता है, लेकिन साशा उसे मारने के लिए वहां मौजूद रहती है। वह लाइट को अधिक सतर्क रहने की चेतावनी देती है और उसे याद दिलाती है कि वे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कठोर कालकोठरी डंजन में हैं, जिसे अबिस कहा जाता है। अगर यहाँ कोई भी चीज़ उस पर हमला करती है तो वो तुरंत मारा जाएगा। लाइट माफ़ी मांगता है तो साशा समझाती है कि वो सिर्फ उसकी चिंता कर रही है और वो ये सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच करती है कि उसे चोट तो नहीं लगी है। वे अब कुछ समय से एक साथ यात्रा कर रहे हैं और समूह के बाकी लोग साशा को हमेशा उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करने के लिए चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे मजाक करते हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाती। जैसे ही वो लाइट के पास आती है उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी सारी कठोर बातें पिघल जाती हैं। साशा ये कहने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि किसी सदस्य को खोने से उनके समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, लेकिन बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते। लाइट इस समय काफ़ी बेकार महसूस कर रहा होता है, लेकिन ड्रैगो उससे कहता है कि वो चिंता न करे। वो कहता है कि लाइट जो चाय उनके लिए बनाता है वो उसे बहुत पसंद है, इसलिए वो पहले ही काफ़ी योगदान दे रहा है। ये सुनकर लाइट को राहत मिलती है और समूह एबिस के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखता है। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है और ड्रैगो फैसला करता है कि यह एक आदर्श जगह है। लाइट को लगता है कि अब आराम करने का समय हो गया है, इसलिए वो खुशी से सभी को बताता है कि वो उनके लिए अपनी मशहूर चाय बनाएगा। वो कहता है कि इसमें बस एक पल लगेगा, लेकिन ड्रैगो तुरंत उसकी बात काट देता है और घोषणा करता है कि लाइट को पार्टी से निकाला जा रहा है। लाइट कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए ड्रैगो अपनी बात दोहराता है। लाइट पूरी तरह से भ्रमित रहता है, इसलिए गुरु बस उससे कहता है कि उसे समूह से बाहर फेंका जा रहा है। हर किसी का रवैया पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि वे सभी कठोर हो गए हैं और गुरु कहता है कि अब वो उनके लिए बेकार है। यहाँ तक कि साशा भी उसे एक मूर्ख बच्चा कहती है और कहती है कि उसने हमेशा उसे परेशान किया है। वे यहाँ तक कि जोर से सोचने लगते हैं कि क्या उसकी अक्षमता दिमाग की कमी के कारण है या ये सिर्फ एक मानवीय गुण है। वे सभी अपना नाटक खत्म कर देते हैं और बताते हैं कि वे उस जैसे इंसानी कचरे से नफरत करते हैं। लाइट को बहुत उम्मीद होती है कि ये एक मजाक है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि वे किसी मजाक के लिए इतनी दूर एबिस में नहीं आए हैं। लाइट याद दिलाता है कि वे सभी पहले उसके प्रति कितने दयालु थे, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि वह सब नकली था क्योंकि उन्हें अपने समूह में उसकी ज़रूरत थी। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ड्रैगो समझाता है कि ये पूरा नाटक लाइट की क्षमता के कारण था। इससे लाइट और भी भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसका अनलिमिटेड गाचा हमेशा से बेकार ही लगा है। ड्रैगो कहता है कि उनके नेता लाइट की अजीब क्षमता के कारण उस पर नज़र रखे हुए थे। उन्हें शक था कि वो शायद कोई माएस्ट्रो हो सकता है। उसे कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स में लाने का एकमात्र कारण उस पर करीब से नज़र रखना था। लाइट बहस करता है कि उसका अनलिमिटेड गाचा एक बेकार क्षमता है क्योंकि ये केवल कबाड़ पैदा करता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पहले से ही जानते हैं कि उसकी शक्ति बेकार है और उसके आंकड़े स्टैट्स और भी खराब हैं। इसलिए नेताओं ने फैसला किया है कि लाइट मेस्ट्रो नहीं है, जिसका मतलब है कि अब वो सिर्फ एक बोझ है। बाकी लोग चाहते थे कि उच्च अधिकारियों ने ये फैसला पहले ही ले लिया होता क्योंकि उन्हें इतने लंबे समय तक उसे पसंद करने का नाटक करने से नफरत थी। लाइट इन नेताओं या मेस्ट्रो के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ड्रैगो कहता है कि उसने बहुत सुन लिया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्रैगो घोषणा करता है कि अब काम खत्म करने का समय आ गया है। लाइट दहशत से भर जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ पार्टी से बाहर नहीं फेंका जा रहा है, बल्कि काम खत्म करने का मतलब है कि वे उसे जान से मारने वाले हैं। तभी हमला शुरू होता है और गुरु आगे बढ़ता है, लाइट के चेहरे पर वार करता है। जैसे ही ये क्रूर सच्चाई उसे समझ आती है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो घबराहट में भागता है, लेकिन बचना संभव नहीं है क्योंकि समूह उसे बताता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो एबिस में एक भी जानवर के सामने जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वे उससे अपनी नियति स्वीकार करने के लिए कहते हैं। साशा स्पष्ट करती है कि भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा और वो एक तीर चलाती है जो उसके पैर को आर पार कर जाता है। गुरु मानता है कि उसे इंसानों का शिकार करने में कितना मज़ा आता है और सायन भी सहमत होती है, ये कहते हुए कि उनकी चीखें उसके लिए एक मीठी धुन की तरह हैं। गुरु वहीं नहीं रुकता और वो लाइट को बुरी तरह लात मारता है। ड्रैगो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन गुरु जारी रखने के लिए उत्सुक है, इसलिए साशा उसे याद दिलाती है कि उन्हें अपनी योजना स्क्रिप्ट पर टिके रहना होगा। उनका बहाना ये होगा कि एबिस के एक राक्षस ने लाइट को मार डाला, इसलिए वे ऐसे घाव नहीं छोड़ सकते जो कुछ और बयां करें। गुरु अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है। लाइट से कहता है कि उसे पीटने में बहुत मज़ा आया, इसलिए उसकी मौत जल्दी नहीं होगी। लाइट बेतहाशा ज़मीन पर रेंगता है, सोचता है कि ये सब कैसे हो गया। उसकी निराशा फूट पड़ती है और वो चिल्लाता है कि वो मरना नहीं चाहता
और गलती से एक टेलीपोर्ट ट्रैप को सक्रिय कर देता है। ड्रैगो गुरु पर चिल्लाता है कि उस चूहे को भागने न दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड बाद लाइट खुद को कालकोठरी डंजन में कहीं और पाता है, लेकिन जगह बदलने से उसे कोई राहत नहीं मिलती। उसकी चोटें गंभीर हैं और वो जानता है कि जैसे ही यहाँ के जीवों में से कोई उसे ढूंढ लेगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। वो केवल अपने परिवार के बारे में सोच सकता है, ये सोचकर कि ये सब कैसे हुआ। दूसरों ने उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया था और उसे लगा था कि वे सब कुछ साझा करने के बाद साथियों की तरह बन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर है और दोस्ती नकली थी और उन्हें उसे तोड़ने में मजा आया। वे उसे मरते हुए देखने के विचार से रोमांचित थे और उन्होंने अपने चेहरों पर मुस्कुराहट के साथ ऐसा करने की योजना बनाई थी। लाइट का दिल टूटना जल्द ही गुस्से में बदल जाता है और अब वो उनमें से हर एक से नफरत करता है, इसलिए वो उन्हें मिटा देने का वादा करता है। वो गुस्सा उसमें आग लगा देता है और उसकी बदले की प्यास उसे यहाँ गिरने नहीं देती। वो कसम खाता है कि वे इसकी कीमत चुकाएंगे और वो उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देगा और अपना मीठा बदला लेगा। लेकिन चीज़ें केवल बदतर होती जाती हैं, क्योंकि एक प्राणी वहां आ जाता है और लाइट की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि इसका लेवल 1000 है। इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जानवर मिथकों में होते हैं। तभी लाइट को भयानक सच्चाई का एहसास होता है कि उसे एबिस के बिल्कुल निचले हिस्से में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। जैसे जैसे राक्षस करीब आता है, बचने की कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन लाइट अपना बदला लेने से पहले मरने से इनकार करता है। विरोध करने की कोशिश करने के लिए लाइट के पास केवल उसका अनलिमिटेड गाचा है, इसलिए वह इसे सक्रिय करता है। लाइट बार बार अपना अनलिमिटेड गाचा चलाता है, चुपचाप किसी चमत्कार की भीख मांगता है। वो आत्मसमर्पण नहीं करेगा, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर उन लोगों को नष्ट करना है जिन्होंने उसे धोखा दिया, और उस परिवार के पास लौटना है जिसे वो प्यार करता है। और सौभाग्य से लाइट की दृढ़ता सफल होती है और उसका गाचा पहले से कहीं अधिक चकाचौंध के साथ चमक उठता है। राक्षस प्रहार करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि लाइट का गाचा एक नया कार्ड निकालता है। एक आवाज़ घोषणा करती है कि कोई भी चीज़ उसके मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और एक लड़की प्रकट होती है जो लेवल 1000 के प्राणी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। ये शक्तिशाली लड़की अपने द्वारा किए गए मलबे को साफ करती है और आश्चर्यजनक रूप से लाइट के सामने घुटने टेक देती है। वह उसे ठीक करती है और तुरंत उसकी अनुमति के बिना ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगती है, यह कहते हुए कि यह शर्मनाक होगा यदि उसके सुंदर नैन नक्श और गोरी मोती जैसी त्वचा को इतनी भयानक चोटों से खराब होने दिया जाए। लाइट उसे अपने बारे में इस तरह बोलते हुए सुनकर चकित है और ये महसूस करके और भी हैरान है कि उसने हर घाव को ठीक कर दिया है। लड़की उससे अपनी मीठी आवाज़ में अपना नाम बताने का अनुरोध करती है, इसलिए लाइट उसे बताता है कि वो कौन है। लड़की उसे मास्टर लाइट कहती है और घोषणा करती है कि वह अपना अस्तित्व उसकी सेवा में समर्पित कर देगी। ये नौकरानी मेड की सम्मान की शपथ है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा की कसम खाती है। स्वाभाविक रूप से लाइट जानना चाहता है कि ये रहस्यमय लड़की कौन है, इसलिए वो खुद को में द एवर सीकिंग मेड के रूप में पेश करती है और उसका लेवल 99,999 है। जो बात लाइट को सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो उसकी शक्ति नहीं है, बल्कि ये है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जो उसके कथित रूप से बेकार अनलिमिटेड गाचा से निकला है। लेकिन मैं अपनी अटूट भक्ति के बारे में बोलती रहती है, यहाँ तक कि यह भी कहती है कि वह मृत्यु के बाद भी उसका पीछा करेगी। अभी भी अभिभूत लाइट ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका अनलिमिटेड गाचा कुछ खास नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उस जैसी किसी को इतने बेकार कौशल से बुलाया जा सके। मैं विनम्रतापूर्वक अपनी मूल्यांकन अप्रेजल क्षमता का उपयोग करके उसके गाचा का निरीक्षण करने की अनुमति मांगती है, यह कहते हुए कि वह केवल उसकी सहमति से ऐसा करेगी, क्योंकि एक सेवक के लिए यही सही तरीका है। और लाइट सहमत हो जाता है। जैसे ही वो इसकी जांच करती है, मैं चकित रह जाती है। वो बताती है कि लाइट की क्षमताएं कंसील नामक एक शक्तिशाली छिपाव अवरोध के नीचे दबी हुई हैं और उसके लेवल से नीचे का कोई भी व्यक्ति कभी भी इसे उजागर नहीं कर पाएगा। फिर वो उसे बताती है कि उसका अनलिमिटेड गाचा कबाड़ तो बिल्कुल नहीं है। ये अनंत बार निकालने ड्रॉ की अनुमति देता है और ये जो भी निकालता है उसकी गुणवत्ता और दुर्लभता आसपास के क्षेत्र में माना के स्तर पर निर्भर करती है। वो उच्चतम से निम्नतम तक दुर्लभता रैरिटी के स्तरों की सूची बताती है। एक्स्ट्रा सुपर अल्ट्रा रेयर, ट्रिपल एस रेयर, डबल एस रेयर, एस रेयर, नॉर्मल और सबसे नीचे एरर। लाइट को माना के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं आता है, इसलिए मैं इसे उसके लिए विस्तार से समझाती है। वह बताती है कि मना एक अदृश्य शक्ति है जो दुनिया में हर चीज़ में बहती है, लेकिन सतह के पास इसकी एकाग्रता सबसे कमज़ोर होती है।
जिसका मतलब है कि सतह पर मे जैसी सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड खींचने की संभावना व्यावहारिक रूप से न के बराबर है। लेकिन इस जगह पे चीज़ें अलग हैं। अभी वे कालकोठरी डंजन की गहराई में हैं और यहाँ हवा में मना बहुत घना है। इसका मतलब है कि इस गहराई में लाइट के रेयर कार्ड खींचने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। मे को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसे यहाँ क्या ले आया, लेकिन वो उसके असीमित गाचा की पूरी ताकत को अनलॉक करने के लिए इतनी गहराई तक आने के उसके साहस की प्रशंसा करती है। हालांकि लाइट किसी नायक होने का दिखावा करने से इनकार करता है। वो स्वीकार करता है कि वो अपने दम पर कभी भी इतनी दूर नहीं आ पाता। वो बताता है कि कैसे उसके पुराने साथी उसके खिलाफ हो गए, कैसे उन्होंने उसे काटा, उसे बुरी तरह पीटा, एक तीर से उसे छेद दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जब वो बोलता है तो यादें उसे अभिभूत कर देती हैं। आंसू आते हैं, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आता है और वो कसम खाता है कि जब तक उनमें से हर एक को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, वो चैन से नहीं बैठेगा। बिना किसी चेतावनी के मे धीरे से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटती है और उसके द्वारा सहे गए कष्टों के लिए माफ़ी मांगती है। वो उसे आश्वस्त करती है कि अब जब वो उसके साथ है तो उन गद्दारों को न्याय दिलाना बहुत आसान होगा। वो फिर लाइट से विनती करती है कि वो उसे उन धोखेबाजों को खोजने और श्रद्धांजलि के रूप में उनके सिर काट कर लाने का आदेश दे। लाइट एक कदम पीछे हट जाता है और कोई जवाब नहीं देता। इसलिए मैं मान लेती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके दिल में बहुत अधिक करुणा है और वो उससे कहती है कि उसके दुश्मन दया के लायक नहीं हैं। लेकिन लाइट जवाब देता है कि यह समस्या नहीं है। उसने उन पर भरोसा किया और धोखा खाया। उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था और इस शापित जगह के तल पर फेंक दिया गया था। और असली समस्या वे नहीं थे, ये उसकी अपनी कमजोरी थी। और इसीलिए उसने फैसला किया है कि उसे और मजबूत बनना होगा। वो मानता है कि उसके जैसे कमजोर इंसान के लिए यह असंभव हो सकता है, लेकिन वो अपने हाथों से बदला लेना चाहता है। वो फिर जोर से सोचता है कि क्या मे को लगता है कि वो मूर्खता कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि वो उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचेगी। इसके बजाय वह घोषणा करती है कि उसकी इच्छा ही उसकी इच्छा है, और यदि उसका लक्ष्य व्यक्तिगत बदला लेना है तो इसे पूरा देखना उसका कर्तव्य है। वो कहती है कि वो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा इस बात पर विश्वास करती है कि वो क्या बन सकता है। इसलिए लाइट उसकी अटूट निष्ठा के लिए उसे धन्यवाद देता है। अब उनके संकल्प एक हो चुके हैं। लाइट एबिस की गहराई में एक बार फिर अपने अनलिमिटेड गाचा को घुमाता है, अपने बदले की ओर रास्ता साफ करने के लिए, पर्याप्त शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए, अपनी क्षमता में महारत हासिल करने की कसम खाता है। 3 साल बाद हम देखते हैं कि लाइट ने एबिस की गहराई में एक विशाल साम्राज्य बना लिया है। अपनी वफादार नौकरानियों मेड से घिरा हुआ वह बीच में खड़ा है। उसकी शांत आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई है, क्योंकि वो उन्हें बताता है कि उन्होंने एक बार फिर से उत्कृष्ट काम किया है। पूर्ण सामंजस्य में वे झुककर अपने प्यारे मास्टर लाइट के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। उनमें से हर एक उस पर पूरी तरह से मोहित लगती है, फुसफुसाती है कि उसके करीब होना उनके जीवन में अब तक की सबसे भाग्यशाली चीज़ जैसा लगता है। एक अत्यधिक समर्पित मेड यहाँ तक कहती है कि वो सिर्फ उसके पैर सूंघने के लिए कुछ भी दे देगी। उनका यह जुनून तेजी से बेतुका हो जाता है और मैं स्पष्ट रूप से चिढ़ जाती है और उन्हें वापस लाइन में लगाने की अनुमति मांगती है, लेकिन लाइट बस एक आसान मुस्कान के साथ इसे टाल देता है, यह कहते हुए कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ अपने तरीके से वफादारी दिखा रहे हैं, और इसे जाने देता है। फिर हम लाइट के साम्राज्य का असली पैमाना देखते हैं। हलचल भरी दुकानों और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले अनगिनत नागरिकों से भरे विशाल शहर। वो जहाँ भी जाता है, लोग गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हैं, उसे मास्टर लाइट कहकर बुलाते हैं और उसे अपने बेहतरीन व्यंजन पेश करते हैं। यहाँ तक कि जिनके पास आपूर्ति कम हो रही है, वे भी बिना डरे उसके पास पहुँचते हैं, ये जानते हुए कि उनका नेता दयालु और निष्पक्ष है। लाइट उन्हें आश्वस्त करता है कि वह किसी भी कमी को दूर करने के लिए प्रशासन को सचेत करेगा, और मैं तुरंत कार्यभार संभालती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी साम्राज्य की स्थिरता पर संदेह न करे, हर मुद्दे को एक ही बार में हल करने पर जोर देती है। लाइट देखता है कि पिछले 3 वर्षों में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है और उसे एहसास होता है कि उसे जल्द ही पूरे शासन ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। उसकी अगली चिंता उसके विशिष्ट एलीट योद्धाओं की स्थिति है। प्रत्येक योद्धा 999 लेवल के सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड से समन किया गया है। मे रिपोर्ट देती है कि वे सभी वर्तमान में मिशन पर बाहर हैं। उदाहरण के लिए, अयुकी एबिस के बाहरी परिधि का नक्शा बना रही है, जो खतरनाक जीवों से भरा क्षेत्र है। लेकिन लाइट चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके जैसी एक प्रतिभाशाली बीस्ट टेमर, जानवरों को वश में करने वाली, वहाँ कुछ भी संभाल सकती है। अगली एलिया है, जो लाइट की भव्य दृष्टि विजन के अनुरूप जादू के नए रूपों को विकसित करने में कड़ी मेहनत कर रही है।
वो जानता है कि उसने उसे संभालने के लिए बहुत कुछ दिया है और उम्मीद करता है कि वो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल रही है। फिर नाज़ुना है, जो हमेशा की तरह महल में गश्त कर रही है। वह नज़दीकी लड़ाई, क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में माहिर है, जो उसे एक आदर्श अंगरक्षक बॉडीगार्ड बनाती है। मैं स्वीकार करती है कि नाज़ुना समूह में सबसे तेज़ दिमाग वाली नहीं है, लेकिन वह आसानी से सबसे अधिक मनोरंजक है। वापस महल के अंदर मे को लाइट के कमरे के बाहर किसी को इंतज़ार करते देखकर चिढ़ होती है, और वो 7777 लेवल का योद्धा जैक है। मे उसे बहुत ही अनौपचारिक कैजुअल होने के लिए डांटती है और उसे मास्टर लाइट को उचित सम्मान दिखाने की याद दिलाती है, लेकिन लाइट उसकी चिंता को खारिज कर देता है और उससे कहता है कि ये ठीक है और उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा उसे अपना बड़ा भाई मानता है। दोनों आदमी कुछ गंभीर प्रशिक्षण के लिए बाहर कदम रखते हैं और लाइट चेतावनी देता है कि आज कोई भी खुद को नहीं रोकेगा। वह घोषणा करता है कि अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और तुरंत जैक के पेट में बिजली की तरह तेज मुक्का मारता है। जैक पीछे लड़खड़ाता है, स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है, लेकिन इसे हंसकर टाल देता है, क्योंकि आखिरकार एक कारण है कि वे उसे आयरन ब्लडेड बैरिकेड, लोहे का बैरिकेड कहते हैं। लाइट के इस प्रहार ने लगभग किसी और को धराशायी कर दिया होता, लेकिन जैक एक किले की तरह बना है। जैसे ही उनका अभ्यास सत्र, स्पारिंग सेशन गर्म होता है, हम नाज़ुना को महल में गश्त लगाते हुए देखते हैं। वो गर्व से अन्य मेड्स को सूचित करती है कि वो मास्टर लाइट का सीधा काम कर रही है, एक महत्वपूर्ण गश्त मिशन। मेड्स उसकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि वे सुरक्षित महसूस करती हैं ये जानकर कि उसके जैसी कोई उन पर नज़र रख रही है। नाज़ुना विनम्र रहने की कोशिश करती है और कहती है कि वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही है, भले ही उसके हाव भाव कुछ और ही कह रहे हों। यह निश्चित न होने पर कि आगे कहाँ जाना है, नाज़ुना सुनती है कि मेड्स घबराते हुए एक निश्चित प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लेख करती हैं जिसकी वे चाहती हैं कि वह जांच करे। पता चलता है कि वो क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि लाइट का शयनकक्ष बेडरूम है, जिससे मैं हैरान रह जाती है कि नाज़ुना वहाँ क्यों दस्तक दे रही है। नाज़ुना कहती है कि वो बस कमरे का निरीक्षण करने की योजना बना रही है, लेकिन मैं शांति से उसे बताती है कि लाइट का कमरा पहले से ही पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन नाज़ुना पलटवार करते हुए कहती है कि लाइट अभी घर पर भी नहीं है और अधिक संदेहजनक रूप से सोचती है कि मैं अंदर क्या कर रही है। मैं तुरंत दावा करती है कि वो बस खुद को व्यस्त रख रही है, जैसा कि सभी मेहनती मेट्स को होना चाहिए, लेकिन नाज़ुना कंधे उचकाकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद नाज़ुना चारों ओर देखने लगती है। कुछ अजीब लगता है। बिस्तर स्पष्ट रूप से उलझा हुआ है, जैसे कि कोई उस पर लोटपोट हो रहा हो। और भी अजीब बात यह है कि तकिए पर निशान है, जैसे कोई लेटा हुआ था, अपने पैर मार रहा था और सूंघ रहा था। मैं पीछे नहीं हटती और शांति से कहती है कि ये उसकी विशेष बिस्तर बनाने की तकनीक का हिस्सा है। वो दावा करती है कि यह एक अत्यंत गुप्त तरीका है जिसे साझा नहीं किया जा सकता। नाज़ुना पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है, प्रशंसा में हाँफने लगती है। वह मे के अविश्वसनीय कौशल की प्रशंसा करती है और कहती है कि वो वास्तव में लाइट के पहले समन के रूप में अपनी स्थिति की हकदार है। लेकिन नाज़ुना खाली हाथ नहीं आई थी। वो अन्य मेड्स का एक संदेश भी देती है। वे मे द्वारा लाइट के कमरे में एकाधिकार जमाने से तंग आ चुकी हैं। नोट में लिखा है कि मेड सफाई के समान अधिकारों की मांग करती हैं और मे को हेड मेड के पद से हटाने के लिए एक औपचारिक याचिका पेटिशन पहले ही शुरू की जा चुकी है। वे उस पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं और एक तीखे भाड़ में जाओ, गेट रेक्ट के साथ पत्र को समाप्त करते हैं। नाज़ुना जैसे भी हो मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन मैं विनम्रता से मना कर देती है, ये कहते हुए कि इस विद्रोह को खुद संभालना उसका काम है। वो नाज़ुना को संदेश पहुंचाने के लिए धन्यवाद देती है और यहाँ तक कि उसे एक टिप इनाम भी देती है, जिससे नाज़ुना खुशी से झूम उठती है। नाज़ुना तुरंत अपने इनाम के पैसे को एक स्थानीय विक्रेता के पास खर्च करने के लिए दौड़ती है, जिसके पास अभी अभी अनूठे स्नैक्स का एक नया बैच आया है। वो अपने सिक्कों को किसी औसत चीज़ पर बर्बाद करने से इनकार करती है, क्योंकि उसका पेट वास्तव में उन शानदार दूध और पैनकेक सैंडविच को तरस रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो स्नैक्स को अपने मुंह में ठूंस लेती है, स्वाद के स्वर्ग में पूरी तरह से खो जाती है। और तभी उसकी नज़र महल के अंदर अयूकी पर पड़ती है। भ्रमित होकर नाज़ुना पूछती है कि अयूकी इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, क्योंकि उसे तो एबिस के जंगल की परिधि की खोज करनी थी। हमेशा की तरह अयूकी बिल्ली जैसी म्याऊं की एक श्रृंखला में जवाब देती है। दुर्भाग्य से उसके लिए नाज़ुना लाइट की तरह म्याऊं भाषा नहीं बोलती है। अपनी बुद्धिमत्ता पर हमेशा भरोसा रखने वाली नाज़ुना उसके गूढ़ शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके अनुमान पूरी तरह से गलत निकलते हैं। पहले वो पूछती है कि क्या अयूकी को स्काउटिंग खोज के रास्ते को साफ करने के लिए पेड़ काटने में मदद की ज़रूरत है, लेकिन इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। फिर वो सोचती है कि क्या अयूकी का सामना किसी ऐसे राक्षस से हुआ होगा जिससे निपटना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये भी सच नहीं है।
नाजुना अंततः ही स्वीकार करती है कि भले ही अयुकी को उससे पहले समन किया गया था, वो अभी भी बड़ी और मजबूत दिखती है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ वो अयुकी से कहती है कि यदि वो कभी भी परेशानी में हो तो वो उस पर भरोसा करने में संकोच न करे। अनुमान लगाने के खेल से थककर अयुकी अंततः नाटक छोड़ देती है और सामान्य रूप से बोलती है, ये समझाते हुए कि उसने बिना किसी समस्या के मिशन पूरा कर लिया है। उसे एक भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा और वो बस अपने हिस्से का पूरा नक्शा देने के लिए वापस आई। महल के अंदर वापस नाजुना गर्व के साथ अपनी गश्त समाप्त करती है। हालांकि वो थोड़ी उदास है कि उसने पूरे दिन मास्टर लाइट को नहीं देखा है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो अकेली है, वो चुपके से जाती है और लाइट के भव्य सिंहासन पर चढ़ जाती है। वो सोचती है कि जब भी वो वहां बैठता है तो वो कितनी आसानी से शानदार कूल दिखता है और चुपचाप इच्छा करती है कि काश वो अभी यहां होता। लेकिन उसकी कल्पना अचानक टूट जाती है जब वो गलती से सिंहासन के परिपंख का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ देती है। पूरी तरह से घबराकर वो टूटे हुए हिस्से को वापस चिपका देती है, ये उम्मीद करते हुए कि ये टिका रहेगा, और फिर पूरी तेजी से दौड़कर कमरे से बाहर भाग जाती है। इस बीच प्रशिक्षण मैदान के पास लाइट और जैक अभी भी मुक्कों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अंततः अपनी सांस वापस लेते हुए दिन का काम खत्म करने के लिए सहमत होते हैं। जैक टिप्पणी करता है कि लाइट ने व्यावहारिक रूप से अपने पूरे शरीर को एक हथियार में बदलने की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन लाइट हमेशा की तरह विनम्र होते हुए एक महान शिक्षक होने का श्रेय जैक को देता है। इन गहन सत्रों ने लाइट को एक पावर हाउस ताकत के भंडार में बदल दिया है, और जैक स्वीकार करता है कि एबिस में केवल मुट्ठी भर प्राणी ही हैं जो उसके सामने टिक भी सकते हैं। अब एबिस इस ग्रह के सबसे भयानक जीवों का घर है, जिसका अर्थ है कि यदि बहुत कम लोग ही यहाँ नीचे लाइट का मुकाबला कर सकते हैं तो सतह पर और भी कम लोग उसे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जैक ये बात डींग मारने के लिए नहीं कह रहा है, वो लाइट को एक महत्वपूर्ण सच्चाई की याद दिला रहा है। मजबूत दुश्मन अभी भी बाहर मौजूद हैं। लाइट इस चेतावनी को दिल पर ले लेता है और वह जानता है कि सतह की दुनिया अज्ञात खतरों से भरी है, और वह कसम खाता है कि वह कभी भी आत्मसंतुष्ट लापरवाह नहीं होगा। वो जीवित रहेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बदला लेने का उसका मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक अन्य कमरे में मे सभी मेट्स को एक बैठक के लिए बुलाती है, लेकिन वे सभी ऐसा दिखावा करती हैं जैसे उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उसने उन्हें क्यों बुलाया है। मे शांति से उनके द्वारा भेजे गए संदेश का एक एक शब्द पढ़ती है, जिसमें अंतिम भाड़ में जाओ वाली पंक्ति भी शामिल है। तुरंत ही समूह एक साथ माफी मांगना शुरू कर देता है। उनमें से किसी को नहीं पता कि क्या कहना है, इसलिए वे बहानों की तलाश करती हैं। उनमें से एक दावा करती है कि वे केवल मदद करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि मैं हमेशा बहुत काम के बोझ तले दबी रहती है, और दूसरी मेड्स ये कहते हुए बीच में बोल पड़ती हैं कि उनके इरादे अच्छे थे, लेकिन इससे उनके नोट के अंतिम भाग की व्याख्या नहीं होती। और सबसे बुरी बात यह है कि उनमें मे का सीधे सामना करने के बजाय नाजुना को इसे पहुंचाने के लिए भेजने की हिम्मत थी। उनकी तथाकथित एकता कुछ ही सेकंड में टूट जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे को दोष देने लगती हैं। लेकिन मैं उन्हें चुप करा देती है, और वो लाइट के कमरे के अंदर जाने की उनकी विनती को दृढ़ता से खारिज कर देती है। इसके बजाय वो उन्हें एक अलग काम सौंपती है, सिंहासन कक्ष की ओर जाने वाले गलियारे की सफाई करना, और उन्हें सबक सिखाने के लिए वो उन्हें बिना किसी जादू या शॉर्टकट के इसे पूरी तरह से अपने हाथों से रगड़कर साफ करने का आदेश देती है। दालान बहुत लंबा है और मेड्स कराते हुए कहती हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं टस से मस नहीं होती, और वो उन्हें याद दिलाती है कि वो जल्द ही मास्टर लाइट के लिए एक विशेष मिशन पर सतह की ओर जाने वाली है। इसलिए वो उनसे उम्मीद करती है कि जब वो दूर हो तो वे सब कुछ बेदाग रखें। इस बीच बाजार में नाजुना प्रदर्शन पर रखे एक शानदार दिखने वाले हथियार को उदासी से घूर रही है, बुदबुदाती है कि काश वो भी कुछ इतना शानदार कूल खरीद पाती। एली अचानक उसके पीछे दिखाई देती है, उसे दुकान के आसपास घूमते हुए देखकर हैरान होती है, ये सोचकर कि नाजुना शायद फिर से मिठाई के लिए वहां है। उसे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि नाजुना बस बैटल ग्लव्स, लड़ाकू दस्ताने की एक जोड़ी की प्रशंसा कर रही है। नाजुना ने सोचा था कि एली हमेशा की तरह फील्ड का काम कर रही होगी या मरम्मत की देखरेख कर रही होगी, लेकिन एली सामान्य रूप से कहती है कि वो आज छुट्टी पर है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। वास्तव में उसके पास एक बार के लिए खाली समय है। एली को संदेह है कि नाजुना हमेशा से भी अधिक चंचल दिमाग की हो गई है, लेकिन नाजुना गर्व से गुणा पहाड़े के तथ्य सुनाकर अपनी तीक्ष्णता साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही गड़बड़ कर देती है। एली जोर से हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एली अभिमान से बताती है कि लाइट उसे बदला लेने की अपनी मुख्य योजना के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कार्यों पर भरोसा करता है, नाजुना और उसके प्यारे से छोटे दिमाग के विपरीत। नाजुना पलटवार करते हुए कहती है कि उसकी गश्त भी महत्वपूर्ण है,
लेकिन एली इसे कुछ खास नहीं मानकर टाल देती है। फिर एली खुलासा करती है कि उसने अभी अभी लाइट के साथ